बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं हूं शहरबानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे हमारा प्रोग्राम। हमारा साथ आपके साथ होगा 2 घंटे का। मैं एंजॉय कर लूं एक सिप लेके। आज ठंड बहुत ज्यादा है, आज गरम गरम चाय का मूड बनता है। आज फॉग भी बहुत ज़्यादा है, तो जो ड्राइव कर रहे हैं वो अपना ख्याल रखें और सेफ ड्राइव करें। बिल्कुल भी तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अजीम रोड के किनारे भी पढ़ा देखा था कि एक बोर्ड था, उस पे लिखा हुआ था। आपने पढ़ा है कहीं पे लिखा हुआ? हाँ, अच्छा। एक कोट लिखी हुई थी, अच्छा। वो मैंने पढ़ी, बहुत जबरदस्त थी। उसमें ये था कि गाड़ी आहिस्ता चलाएं, आगे जाने की बजाय आप ऊपर ना चले जाएं। यही धुंध में बड़ी एहतियात से ड्राइव करें। हाँ। हम तो हमेशा से अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये एहतियाती तदाबीर बताते रहते हैं। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अगर कहीं पहुंचना है वक्त से पहले निकलें और दौरान ड्राइविंग मुनासिब फासला रखें। ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल दरामद करते हुए आप सेफ ड्राइव कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप खुद सेफ रहते हैं बल्कि इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी आप सेफ रखते हैं। और इस तरह से आप एक चीज में 2 मजे ले सकते हैं। तो आप ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं, दूसरा आप सेफ एंजॉय कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको कल हमने खबर दी थी रिलीफ वाली, अब रिलीफ के साथ तकलीफ आ रहा है। मुझे एक ना गजल की एक लाइन याद आई, खुद से बनाई गई। क्या क्या? बिजली के बिलों से नाजरीन आगे क्या था? बहुत परेशान है। हमारे नाजरीन भी बड़े परेशान हैं बिजली के बिलों से। हर बंदा है परेशान। ओहो हो, ये तो रुला देंगे आप। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। ये है जी, अवाम को रिलीफ के बाद फिर तकलीफ। 8 रुपए पेट्रोल कम किया गया, 5 रुपए 61 पैसे फी यूनिट इजाफे की समरी भिजवा दी गई है, दरखास्त कर दी गई है। बिजली में इजाफा होने वाला है। अच्छा शहरबानो, कल तो हमने अच्छी खबर दी थी कि भाई पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है और आज ही बुरी खबर सुना दी आपने भाई। अजीम राना, खुशी थोड़ी देर के लिए होती है। खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन 31 जनवरी को समाप्त होनी है भाई। वैसे जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसने ये दरखास्त दी है अभी नेपरा को 31 जनवरी को जो है दरखास्त पे समाप्त होने जा रही है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 5 रुपए और कुछ पैसे हैं जी यूनिट मजीद महंगा किया जाए। तो शहरबानो कैसे गुजारा होगा भाई इस महंगाई के हालात में? होगी तो सार्फिन पर बोझ बढ़ेगा तो जिंदगी मजीद तंग होगी और मुश्किलात में इजाफा होगा। तो आपने जो एक लाइन बोली वो बिल्कुल सही थी कि बिजली के बिलों से हर बंदा है परेशान। तो आप बिजली के बिल पूरे करें, घर की रोटी पूरी करें, हांडी पूरी करें, अंडे खाएं, क्या करें? एक और चीज है कि इन्फ्लेशन इतनी है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप बुनियादी जरूरियाती जिंदगी को जब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में जब बिजली के बिल ज्यादा आएंगे और अभी तो सर्दियां भाई, सर्दियों में भी इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं लोगों को। आगे जब गर्मियां हैं और गर्मियों में जब एसी चलेंगे तो फिर हमारे घर में ना 1-2 लाइट्स चलती हैं और फ्रिज चलती है, बाकी तो कुछ बिजली वाला मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ चलता है। तो हमारा बिल आया है 6000 और मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 6000 कैसे आ गया है। और मैं आपकी हैरानगी दूर करूँ कैसे आया? हाँ, कैसे? लाइट जलाने से। मतलब ये 2 बल्ब, मैक्सिमम 2 बल्ब चलते हैं, कोई फैन नहीं चल रहा। है, अब क्या करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके साथ एक अच्छी खबर भी मेरे पास है और मेरे ख्याल से वो खबर एक तो जल्दी सुनाएं। आग पर पानी का काम करेगी, आवाम को थोड़ी ठंडक महसूस होगी। प्लीज। और वो ये कि जी सोलर पैनल आपने सुना होगा जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हर बंदे की पहुंच में नहीं है। बिल्कुल मुझे पता है शहरबानो अफोर्ड नहीं कर सकता सोलर पैनल, लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि सोलर पेंट आने वाला है। ओह वाह! हाँ जी, सोलर पेंट एक ऐसी चीज है, उससे ये होगा कि एक पेंट है जनाब, जब वो पेंट आपकी वॉल्स पे होगा, दीवारों पर होगा, तो वो दीवार ही सोलर पैनल का काम करेगी। उसके साथ एक सर्किट अटैच करेंगे जिससे वो जितनी भी शमसी तवानाई है वो उसमें जज्ब होगी और वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्कल बन जाएगा पूरा। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब आप पेंट करवा सकते हैं। अच्छी खबर आपने पहुंचाई है। और ये कहा जाता है ना कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार करदा ऐसा सोलर पेंट मुतारिफ करवाया गया है कि जो वॉल पे किया जाएगा और उसके बाद वो सोलर पैनल्स की तरह वर्क करेगा। तो ये चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए, लेकिन आसानी होनी चाहिए, इसके निर्ख कम होने चाहिए। बाद ही होगी ना जब ये मार्केट में आ जाएगा। आई होप कि ये सस्ता ही होगा। मुझे लगता है कि स्टार्ट में तो सस्ता नहीं होगा, स्टार्ट में कोई चीज सस्ती नहीं होती। हाँ वैसे ये भी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ज्यादा चीज आसान हो जाएगी। सोलर पैनल अभी भी कौन सा हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? मुझे लगता है कि सोलर पैनल वाली ही बल्कि उससे महंगी कीमत पे आएगा, क्योंकि ये स्टार्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है सस्ता होगा, क्योंकि मार्केट की ना मोनोपोली ये तो तोड़ेंगे। सोलर के जितने कस्टमर्स हैं वो चाहेंगे कि सब लोग सोलर पेंट के ऊपर कन्वर्ट हो जाए। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बैफलो जो
जो अमेरिका में है वहां पर रिसर्च हुई है और उन लोगों ने एक मटेरियल तैयार किया जिस मटेरियल को आप पेंट में ऐड कर दें तो वो सोलर पेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी जानब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है कनाडा की, और उन्होंने स्प्रे तैयार किया है कि आप स्प्रे करें तो उसके बाद वो सोलर पैनल की तरह काम करता है। तो सोलर हर बंदे का दिल चाह रहा है कि जितना बिल आ रहा है, बिल तो आपने दे दिया अजीम, लेकिन जो लोड शेडिंग है उसका क्या किया जाए? तो वो जब 8 घंटे आपको बिजली नहीं मिल रही, लोड शेडिंग का भी नहीं मसला रहेगा, लेकिन फिर एक और मसला ना अजीम, कंटिन्यूस लाइट आती रहेगी 15 दिन से अब सूरज ही नहीं निकल रहा। तो ये मसाइल के साथ साथ जीना सीखना पड़ेगा मुझे लगता है। क्या मसला है? चलो तो कोई नहीं, फिर उसके लिए मेरे पास एक फनी सोल्यूशन है, छोटा सा, फनी तो नहीं है खैर, सस्ता और टिकाऊ सोल्यूशन। फिर वो लैम्प्स और मोमबत्ती जला लें भाई, अगर लाइट नहीं है फिर और क्या किया मुझे लगता है कि फिर ये मामला जो है ना कहीं कोर्ट में ना चला जाए, क्योंकि छोटे मोटे मामला तो कोर्ट में जाना शुरू हो चुके हुए हैं। अच्छा। हमने देखा है कि सास बहू की अक्सर लड़ाई चलती रहती है और सास बहू जो हैं वो आपस में लड़ती भी रहती हैं और उनका आपस में क्लैश होता है। बर्गर सा बना होता है और बर्गर के अंदर जो बंदा पिसता है वो शौहर होता है या फिर वो ससुर होता है। नहीं, लेकिन ये जिस लड़ाई का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन सारी सासें बहुएं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है, आज बड़े प्यार करने वाले लोग भी हैं। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। साथ शायद मानो एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दे देती हैं साथ ना अपने चाहने वालों लोग को। अपनी आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है वो अपनी सास से बहुत प्यार कर रही है और सास से भी बहुत अच्छी आ रही है, वो अपनी बहू को बेटी समझ रही है। लेकिन चले कुछ कहीं ना कहीं होता है, तो अब कुछ ऐसा सीन हुआ है कि सास बहू का फड्डा जो है कोर्ट में चला गया। और क्यों चला गया वैसे ये फड्डा कोर्ट में? इस तरह गया है कि 10 तोले सोना जो था वो खातून के पास था और उसके बाद डाइवोर्स होगी, सेपरेशन होगी, जो बहू हैं। तो सास को बाद में याद आया कि 10 तोला सोना तो हमारा था, तो क्यों ना अब हम इनसे वापस लें। तो उन्होंने जनाब हाई कोर्ट में इसकी अपील की। हाई कोर्ट में जब अपील की तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि 3 बच्चे हैं उस खातून के और वो उसका सारा कुछ संभाल रही है बच्चों का, जो बहू है। या वैसे मेरे ख्याल से मैं इस फैसले को सराहता हूँ थोड़ा इस हवाले से भी कि अगर सिंगल मदर हैं और उनके 3 बच्चे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया पहले है तो पहले हाई कोर्ट ने दिया, पहले हाई कोर्ट में फैसला था और उसके बाद फिर सास को समझ में नहीं आया, दोबारा अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सास ने फिर कहा कि अब तो मैं तुमसे 10 तोले सोना लेके रहूंगी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे ख्याल से शरई तौर पे और कानूनी तौर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपको इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। और मेरे ख्याल से कि हक मेहर में या आप बतौर तोहफा शादी पे जो भी गिफ्ट बहू को सास देती है या खामन जो भी अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, वो मेरे ख्याल से वो उन्हीं का होता है ना, वो उनके पास ही रहता है। नहीं, वो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते। हक मेहर में हो तो, या आपने हक मेहर में लिखवाया हो तो। अच्छा, मैंने सुना था कि आप जो भी तोहफतन चीज अपनी वाइफ को देते हैं या सास अपनी बहू को देती है, वो आफ्टर सेपरेशन आप तो नहीं क्लेम कर सकते। नहीं, ले सकते हैं। वो देखिए आपका दिमाग खराब हुआ, आपने कुछ लिख के तो नहीं दिया हुआ था, तो आप लेकिन इखलाकी तौर पे मुझे मेरा ख्याल है कि नहीं मांगना चाहिए। जब आपने अगर किसी को अच्छे वक्त में कोई तोहफा दे ही दिया है तो जब बुरा वक्त आ गया तो ये तो और भी ज्यादा बुरी बात है ना कि आप वापस क्लेम करें कि जी आपको जो तोहफा दिया था वापस करें। आप जब लड़ाई हो जाएगी फिर वापस मांग लेंगे। तो बेटी की भी एक खबर है हमारे पास अजीम। हाँ, वो खबर मैं सुनाना चाहूंगा, और क्योंकि वो आम बेटी नहीं है, वो कौम की बेटी है। बिल्कुल जी, मरियम नवाज का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। वैसे हमने देखा है व्यूवर्स के बड़े बड़े इंटरेस्टिंग तोहफे जो है वो दिए जाते हैं सियासतदानों को। जैसे बानी पीटीआई को जो है वो पेशावरी चप्पल दी जाती थी जब भी वो कहीं मिलते थे, क्योंकि कप्तान चप्पल बड़ी मशहूर हुई थी उनके रेफरेंस की वजह से ही। हमने अजरक चादरें देखा है, शॉल्स देते हुए देखा है। तो एक बड़ा फनी सा तोहफा मिला, और लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी डीप है, जरा कल्चरल इसकी इंपॉर्टेंस है। फनी ये है कि मरियम नवाज आजकल चूंकि इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और वो भरपूर सरगर्म है, जलसे कर रही हैं, तो उनका एक कारकुन जो कि PP 59 का रिहायशी है, राना खालिद साहब, वो पहुंचे जनाब एक जलसा अटेंड करने। लोगों ने इर्द गिर्द देखा कि ये भाई जो भैंस लेके जलसे में आ गया, इसका क्या सीन है? हाँ जी, भैंस उनके साथ थी, तो उनसे पूछा गया, बिल्कुल ये विजुअल्स देखे जा सकते हैं, उनसे पूछा गया भाई साहब ये भैंस आप क्यों लेके आ गए? बेबी भी है भैंस का कट्टा, ये भैंस का कट्टा छोटा सा साथ उन्होंने दिया, उनके सेट पूरा देंगे, हम जोड़ी पूरी देंगे गिफ्ट में। तो उनसे पूछा गया हुआ क्यों? वो ये बता रहे ना, वो कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ रिवायत है कि जब भी बेटियां घरों में आती हैं तो हम उनको रिवाज है, हम उनको जो है अपने रिवाज के तौर पे जबरदस्त। ये बिल्कुल ये पंजाब का रिवाज है, ये हमारे यहाँ भी है कि मोस्टली लोग जो ज्यादातर जमींदार हैं या भैंसों वाले हैं तो वो अपनी बेटी को तोहफे में भैंस, जो जमींदार हैं या जो जिम्मेदार हैं? जमींदार देते हैं भैंस। जिम्मेदार तो अब उन्होंने मरियम नवाज को भैंस दी। अब आई डोंट नो मरियम नवाज का इस पे क्या रद्द अमल होगा जी? आपको कितनी भैंसें मिली है? नहीं, मैंने भैंस नहीं ली, क्योंकि भैंस लेने वाली मुझे जरूरत ही नहीं थी भैंस की। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और थोड़ी यूनिक तोहफा होता है, यूनिक गिफ्ट भी है।
और एक अच्छा भी है। उनकी उनसीयत है जी उन साहब की, जिन्होंने ये गिफ्ट किया है, उन्होंने यकीनन बड़े दिल से किया। अब और भैंसें भी इंतजार सस्ती नहीं आती, करेंगे बड़ी महंगी मरियम भैंस नवाज आती है। साहिबा का इस पे कोई मैसेज आता है या इस पे कोई रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि हमने बाकियों के तो देखे। उन्होंने I'm sure के बड़ा सराहा होगा इस गिफ्ट को Exactly. और बखूबी उसे कबूल किया होगा। Exactly. तो एक छोटी सी शहरबानो, ब्रेक के हम बाद हाजिर होते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था, एक ब्रेक को हम यहाँ पे कबूल कर लें और ब्रेक के उसके बाद वापस मुल्क की आते हैं। सियासत की सूरत हाल पर बात होगी। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूवर्स। और अब सियासी मैदान पर नजर डालते हैं तो इलेक्शन में सिर्फ 22 दिन बाकी रह चुके हैं। बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के हवाले से इदारों को एक वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा है जी कि अगर किसी इदारे ने इलेक्शन का जो इंतखाबी निशान है वो तब्दील करवाने के लिए कोई रिक्वेस्ट की या कोई बात की तो फिर इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातें भी भरपूर मैदान में। मरीम नवाज साहिबा की जानिब से भरपूर सियासी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। ताबड़तोड़ जलसे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी सरगर्म हैं, उनकी जानिब से भी शदीद जो है तनकीद की जा रही है नवाज शरीफ पर। उन्होंने कहा है कि जी चौथी बार इनकी सिलेक्शन होने जा रही है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं बानी PTI, तो वो इंतखाबात से बाहर ही नजर आते जी हैं। हाँ। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अनीक नाजी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सीनियर तज्जियाकार से मुझे फिर आपकी बात याद आ रही है। नाजी साहब, बिलावल भुट्टो बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वजीर आजम चौथी दफा बनाने की साजिश की जा रही है और मैं ये नहीं होने दूंगा। जी, बिलावल का जाहिर है कि उनका जो एक जायज़ आप कहिए कि उनकी जो नज़र है वो बुनियादी तौर पे है वहाँ जहाँ जो एक एंटी नवाज वोट है, मेनली PTI। अब चूँकि मतलब है कि इट इज़ अंडरस्टूड कि PTI इज़ ओवर, तो वो जो लोग हैं जाहिर है कि एंटी नवाज वोट बैंक है, उसको कैप्चर करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा लेना है वहाँ जाके। वो सारी सियासी जमातें वो मुँह में पानी भर के ज़ाहिर है उसको देख रही हैं, बिलावल भी देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये इस तरह की उनकी सिंपथी में बयान देना या एंटी नवाज, वो आगे बढ़ के बताना ये चाह रहे हैं कि असल में एंटी नवाज अगर कोई फोर्स है तो वो मैं हूँ। तो अगर आप नवाज शरीफ के खिलाफ हैं तो आपकी तर्जुमानी दरअसल मैं करता हूँ। इस तरह ये कामयाबी नहीं मिला करती, बहुत ये जल्दबाजी की और बड़ी इसमें नीयत और उनकी जो टारगेट है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, किसी भी पॉलिटिशियन का यही होना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो बड़ा बचकाना है। और इसके लिए अगर वो आज ये कोशिश शुरू करें तो उनको बड़े सीरियस होमवर्क के बाद 3 या 4 साल लगेंगे, जिसमें वो काफ़ी हिस्सा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके साथ जो सबसे बड़ी उनकी ताकत बन सकती है वो आसफा भुट्टो है। आसफा भुट्टो के अंदर वो फायर है कि वो अगर उनके साथ मिल जाएं तो फिर वो लोगों को उस यानी एक इम्प्रेस कर सकती हैं। क्योंकि एंटी नवाज वोट बैंक को ये नहीं समझना चाहिए कि एक चूँकि बानी PTI जो है वो जेल में है तो वो मुफ्त में हमें मिल जाएगा। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मुफ्त में मिल जाए, उसके लिए आपको बड़ा सीरियस काम करना पड़ेगा। तो उनकी तो ये है। असल में मेरा ख्याल जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि ईरान की जानिब से कुछ पाकिस्तान में अटैक की इतलात हैं। अच्छा, अटैक हुआ है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ज़ाहिर है रिस्पॉन्ड किया है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है, ना ही हमें जल्दी में कोई रद्द-ए-अमल इस तरह का पैनिक में देना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि यू कांट इग्नोर दी सिवियरिटी इसकी जो है क्या हो सकता है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि इस वक्त तो केयर टेकर सेटअप है। हाँ जी। तो इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये अब हमें देखना पड़ेगा जी, पार्लियामेंट जब वजूद में आ जाएगी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो इंचार्ज है, मेरा ख्याल है कि ये पूरा डिज़ाइन जो कई डिकेड से चल रहा है ये फरसूदा हो चुका है, ये नाकारा हो चुका है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो आप कहिए कि उसके जो मेन फीचर्स हैं। नाजी साहब, माजरत के साथ फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आ गया फॉरेन पॉलिसी को लेके। हमारी कोई बाकायदा फॉरेन पॉलिसी है या हम लोग बस रिस्पॉन्ड करते हैं इवेंट्स को? जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो खैर यकीनन है, लेकिन उसकी कामयाबी पे बहुत बड़े अब सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया कि इलेक्शन के बाद पैनिक में होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट जब वजूद में आए तो अब ये वक्त आ गया है कि अब सिविल एंड मिलिट्री बोथ जो ये अब इसको पार्लियामेंट में अब डिबेट होना चाहिए, पूरी फॉरेन पॉलिसी को। अगर आप नहीं समझते कि इसको अवल तो ओपन होना चाहिए, एग्जैक्टली, लेकिन अगर ओपन किसी वजह से ना हो सके तो इन कैमरा होना चाहिए। लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी खास तौर पे रीजन हमारे हमसायों के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या हो, दाखिला के वो तमाम दाखिला पॉलिसी के तमाम वो हिस्से जो खारजा से जुड़े हैं,
और उनको अब मेरा ख्याल है कि रीविज़िट करने की ज़रूरत है, उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और इसका इंचार्ज अब कौम के मुंतखब नुमाइंदों को होना चाहिए। बिल्कुल। तो दुनिया भर में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स की इनपुट होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो सिविलियन खुद है। के पास होता है। और ये मेरा ख्याल है कि देखें, दुनिया में कभी भी आप अगर अफ़गानिस्तान के साथ भी कशीदगी है, ईरान हमले कर रहा है, भारत के साथ भी कशीदगी है, तो तीन हमसायों के साथ अगर आपकी कशीदगी है तो फिर कौन सी इकॉनमी, कौन बिल्कुल, सी exactly. स्टेबिलिटी, कहाँ का फिर बाकी दुनिया के साथ क्या होना। अच्छा, मामलात ईरान पे के साथ कहाँ मैं से- पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि वहाँ पे सऊदियों के यानी अरबों के साथ उनकी अब ठीक हो चुकी है, तब्दीली आई है ना, बेहतरी के लिए बिल्कुल, तब्दीली आई। अच्छा, चीन जो है उसका मरकजी किरदार रहा है, तो चीन हमारा भी तो दोस्त है, यानी अगर हमारी तरफ से ये ख्वाहिश हो, और डेफिनेटली होनी चाहिए, हम अमन चाहते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि अमन ना हो सके। यानी हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात में अगर कोई रुकावट है तो उसको हमें मिलकर दूर करना है। गुस्से का रद्द अमल, यानी ये कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। तो एक तो ये ईरान के हवाले से मैंने नाजी साहब, कोई सिविलियन लीडर इतनी फॉरेन पॉलिसी के मामले में लिबर्टी ले सकता है? क्योंकि एग्जांपल मुझे याद आती है कि साबिक वज़ीर आज़म जब उन्होंने रशिया का दौरा कर लिया, बड़े हसास नौयत का वो दौरा साबित हुआ था, उसके बाद रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। तो उस दौर में हम देखते हैं कि कहा ये गया पावर्स दैट बी की जानिब से कि जी तो नहीं थे सेम पेज पे इस मामले मैं में। विदाउट गोइंग इनटू एनी, वो तो फिर एक मिसाल नहीं, सैकड़ों दर्जनों मिल जाएंगी, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि हमने ये जो जिस तरह की ये जो आज हम देख रहे हैं, ये नतीजा है ना किसी अमल का। अब इसका होना चाहिए। तो वो जो अमल का प्रोसेस पीछे चल रहा है, जिसका नतीजा ये है जहां हम आज खड़े हैं, जी हाँ, तो ये जो अमल है, उस अमल को, उस प्रोसेस को तब्दील करने की जरूरत आ गई ना। एग्जैक्टली। तो उसमें वो एक तो ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं आपसे गुजारिश करूं कि PMLN जो है वो अब इंतखाबी मैदान में उतर गई, और आपने देखा कि सिर्फ 2 दिनों में, मैं आपसे गुजारिश किया करता था कि शॉर्ट मेमोरी का दौर है, जी मैं आपसे गुजारिश किया करता था कि आखिरी 20 दिन जो है वो आप देखेंगे कि एकदम एनवायरनमेंट चेंज होगा, और आपने देखा कि वो सिर्फ 2 दिन मरियम नवाज निकली हाँ हैं जी, जी हाँ, और पूरा इंतखाबी माहौल जो है वो तब्दील हो गई। तब्दील हो गई। तब्दील हो। और मैं हैरान हूँ, उस पर मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल आए हैं। मरियम ने जो तकरीर की है उस पर मैं हैरान, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यह डॉन अखबार है आज का। जी अब ये सपोजिटली, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरा एक ज़माने में खुशगुबानी थी कि जो लॉजिकल सोचता समझता बाशऊर तबका है, वो कम्युनिकेशन के लिए पढ़ने के उनका मतलब है इंग्लिश अखबार में ज़्यादा लॉजिक होती है, हाँ जी, और उर्दू अखबार में जज्बात ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब डॉन जिस तरह की आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश होते हैं और जो उनकी सहाफ़त है, मुझे अफसोस होता है देख के कि ये इनकी सारी जहालत इनकी ज़बान के पीछे छुपी हुई। आप यकीन कीजिए कि ये अब जो मटेरियल अब डॉन का जहाँ पे आ चुका है, जी, इसको सिर्फ इंग्लिश की जगह आप उर्दू में ट्रांसफ़र कर दें तो ये दोपहर के जो छपे हुए चीथड़े जिन्हें कहा जाता है ना, ये वो सहाफ़त इनकी हो गई। आज इनका मेन एडिटोरियल उन्होंने छापा है, और पूरा ये मेन एडिटोरियल में इलेक्टोरल मैच्योरिटी, और इस पे इन्होंने मरियम नवाज की वो स्पीच को लेके एतराज़ उठाए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पे मैं आता हूँ कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का ये एक स्लोगन है कि देखिए, मज़हब के नाम पर सियासत नहीं करनी। चलेगी, उस पर इन्होंने एतराज़ उठाया है और कह रहे हैं कि ये क्यों कहा है, और ऐसा कहने से बदअमनी फैलने का अच्छा, खदशा है। अब इनसे जाके बंदा पूछे कि क्या फिर यानी सियासत में मजहब का इस्तेमाल होना चाहिए? किसी ने तो उठ के ये बात करनी है। देखिए, मजहब के नाम पर सियासत, ये तौहीन है मजहब की। हमने अपने मुल्क में मजहब के नाम पर जो जमातें, जैसे PTI का जितना वो रहा है, यानी आप एक मजहबी लोगों का हुलिया बनाकर, हाथ इस्लामी में टच। तस्बीह लेकर आप झूठ बोलें, आप मुकद्दस जो आप कहिए नाम है, उनकी तौहीन करें, रियासत मदीना, रियासत मतलब है, इस तरह की बातें करके आप यानी बेचें अपना सियासी। अब इसके खिलाफ किसी ने तो खड़े होना है। अगर आप ये इसकी इजाजत दिए चले जाएंगे तो उसकी एक मिसाल अफगानिस्तान है, जहां वो आए और मजहब का नाम लेकर उन्होंने कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो अफगानिस्तान का हाल है तालीम पर, यानी जिस मजहब का पहला हुक्म ही इकरा है, जी पढ़ो, वो उन्होंने खवातीन पर बैन लगा दिया। खवातीन दूसरी मिसाल उसकी ईरान है, वो दूसरी तरह का, यानी वो भी एक आप कहिए कि मजहब के नाम पे एक इनकलाब, और उस इनकलाब के बाद तो फिर कितनी ईरान ने तरक्की कर ली। तो ये चाहते क्या हैं? यानी एक रिवायत जो है, आप उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखिए, मजहब इंतहाई एक पाकीज़ा मुकद्दस चीज़ है, जी, इसको जब आप इसका इस्तेमाल, सियासत एक गंदी चीज़ है, मतलब
आई एम सॉरी, लेकिन दुनिया भर में सियासत जहां होगी, कि इट्स अ मिसाल डर्टी की गेम, एग्जैक्टली इट्स अ डर्टी गेम। तो आप क्यों ये अलाउ करते हैं एक यानी डर्टी गेम में, जब आप किसी ने तो इस रवैये के खिलाफ खड़े होना है। मजहब को और शामिल अब आप अंदाजा लगाएं कि ये डॉन का एडिटोरियल है, ये जी। डॉन लिख रहा है, इनको इतराज है इस बात पे, ये क्या चाहते हैं? आप इनसे पूछें कि अच्छा आप ये चाहते हैं कि ये होता रहना चाहिए? ये जब हुआ है तो इसका नतीजा क्या निकला पाकिस्तान में? ये अफसोसनाक है। ठीक है। और इससे मैं अब आगे आपसे गुजारिश करूं कि इलेक्शंस की तैयारी और उसका करीब आना, और ये तलखी जो है, ये अक्यूज किया जाना कि तलखी जो है वो सिर्फ पीटीआई का हक है बढ़ाना, और उसके ये भी इन्होंने लिखा है जी ये कहते हैं जी कि वो दूसरी जो है सियासी जमातों उनको बड़े सख्त नाम से ठीक। पुकार लिया, या ये कि पीटीआई ने जो है वो दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। सर माजरत के साथ आपको टोकना पड़ रहा है, असल में अचानक से बार बार हमारे कान में आवाज आ रही है कि ब्रेक ब्रेक वक्त ब्रेक ब्रेक खत्म हो चुका है ब्रेक। सेगमेंट का। हम यहीं इस से मौजू कल को कंटिन्यू गुफ्तगू का रखेंगे। सिलसिला जो है वो दोबारा परसों शुरू करेंगे। तब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस बताइएगा आपका क्या तज्जिया है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके? सीरीज तो हार गए हम न्यूजीलैंड से। सुबह सुबह सारे उठ के मैच ही देख रहे थे कि क्या बनता है इस दफा। फॉर्चुनेट था कि नींद खराब की इन लोगों ने, जिस तरीके से हाँ। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करें। लेकिन बड़ी एक थोड़ी सी चौंका देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी T20 के अंदर। अगर आप बात करें तो जो Exactly. कॉम्बिनेशन चेंज किया गया, कुछ नए फेसेस लाए गए कि शायद हम कुछ कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट यहाँ पर करें, लेकिन वो अभी तक काम नहीं कर पा रहा आपका। लेकिन एक सबसे बड़ा जो इस वक्त एक सवाल उठता है वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए यह है कि 2 दफ़ा लीग टीम को चैंपियन बनाना और पाकिस्तान की कप्तानी करने में अब फ़र्क शायद उनको समझ में भी आ रही होगी कितनी मुश्किल चीज़ है। आसान चीज़ नहीं होती जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कप्तानी करते हो। आपका सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो आपकी बॉलिंग यूनिट का। आपके पास अटैक फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा हाईली रेट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को। मैं उनके कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें कि नसीम शाह एक बहुत बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान टीम के अंदर। वो एक एंड पे आपको प्रेशराइज करके अपना प्रेशर जोन से इकोनॉमी रेट को मेंटेन करता था, दूसरे एंड से आपके बॉलर्स जोन से हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेते थे, जो कि अब आपको समझ में नहीं आ रही हम क्या करें। हारिस रऊफ बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है लाहौर कलंदर के लिए। शाहीन, हारिस और जमान की बात करूं, हारिस रऊफ की अगर बात करूं तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि हारिस रऊफ पुराने बॉल का बॉलर है। जब भारी बॉल होता है तब वो आते हैं, वो विकेट्स लेते हैं, डाउन दी ऑर्डर जाके आप वो ब्रेक थ्रूज आपको लेके देते हैं। लेकिन क्या माइंडसेट है कि उनको पहले लाया जाता है यहाँ पर, जमान खान को आप खिलाते नहीं और फिर उसको आप लेके वापस आते हो। उसने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई। तो जो बॉलिंग वैसे कॉम्बिनेशन ये तो आपका ओवरऑल एक तज्जिया है मैच में सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेके, बिलखसूस बॉलिंग लाइन को लेके। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई प्लेयर इंडिविजुअल वो अगर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, टीम में बड़ा बेहतरीन खेलेगा, जैसे ही कप्तान बनता है कोई प्लेयर तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो जाती है? देखिए, कप्तानी मैंने कहा ना, 2 चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर लीग क्रिकेट की कप्तानी करना एक टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। जब पाकिस्तान की कप्तानी आप करते हो वो टोटली डिफरेंट है। वो आपको टेस्ट करती है नर्व्स को, और वो नजर आपके चेहरे से आ रहा था शाहीन शाह अफरीदी के। सबसे बड़ा मसला देखें, कप्तानी को लेके फ्लॉस नहीं होता, आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट होती है। क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने जो तब्दीली की है टीम के अंदर, कोशिश की, साइम अयूब को आप ओपन डिपार्टमेंट के अंदर ले आए, लेकिन चले उनके बहुत अभी कम मैचेस हैं, आप उनके ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो आपने उसको लेके आए। वहां पर वो अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं कर पा रहे। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे जो लगी वो ये है कि एटलीस्ट आप प्लेयर्स को एक लंबा रन दे रहे हो। यहाँ पर आजम खान की बात करूं, वो द बेस्ट अपना 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। जो शाहीन शाह अफरीदी भी बात करें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को ये भी समझना चाहिए कि जो आजम खान है उन्होंने उन विकेट्स पे परफॉर्म किया जो कि पाकिस्तान की विकेट्स हैं, जहां पर बॉल थोड़ा लो रहता है। स्पिन की बात करूं, वहां पर भी बॉल लो रहता है। यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट विकेट्स हैं। यहाँ पर आपको किसी और कैलिबर का बैट्समैन यहाँ चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप लॉन्ग रन दे रहे हो ताकि आपके पास पूरी केस स्टडी मौजूद होगी, कल को आप सामने रख सकते अच्छा हो कि हमने वैसे 5 ये जो तब्दीलियां की गई थी बॉलर्स में, उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी, इनकी जगह वसीम जूनियर को रखा गया था, मोहम्मद नवाज को रखा गया था, जमान खान को शामिल किया, इससे क्या कोई चेंजेस आई थी? देखिए, जमान खान के आने से तो आपको ऑब्वियसली वो एक डेथ ओवर जोन सा, उसने आज भी इकोनॉमी रेट अगर बात करें तो उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करवाई है जमान खान ने। लेकिन आप वर्ल्ड कप में पूरा उसको अपने साथ रखते हैं, बेंच लाइनअप पे रखते हैं, उसको फिर आप प्लेइंग 11 में डालते नहीं है। तो बड़े वो लंबे गैप के बाद पाकिस्तान टीम में आए हैं, तो पहले ही मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना जहां पर सब बॉलरों को मार पड़ी है, 60 रन प्लस तो हारिस रऊफ आपके गए हैं, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग यूनिट मुजाहरा की है। लेकिन आमिर जमाल की बात करूं, मैं खुद इस चीज पे हैरान था कि आपने आमिर जमाल को क्यों ड्रॉप आउट किया। देखिए, 2 चीजें हैं।
आमिर जमाल का अगर रिकॉर्ड देखो मैं T20 के, तो 10 रन पर ओवर तो वो देते ही देते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या दे देते हैं कि बैटिंग के अंदर आके वो ऑलराउंडर पॉइंट दे जाते हैं। आपने आमिर जमाल को यहाँ पर ड्रॉप किया, मुझे समझ में नहीं आई क्यों आपने वसीम को जूनियर को यहाँ पर लाना चाहिए था। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बार बार आप बदल रहे हैं टीम के अंदर, तो अगर पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान के पास इस पूरी सीरीज को मिलाकर टोटल 17 T20 मैचेस हैं वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले। ठीक है, आप अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, बेस्ट आपके पास कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन आपको हारिस जैसे बैट्समैन की अब वो याद सता रही होगी ऑब्वियसली, जो एक जिसने टॉप ऑफ द लाइन स्ट्राइक रेट उसका मौजूद है। आपने उसको टीम से ड्रॉप किया, आप आजम खान को यहाँ पर लेके कि आजम खान को लेके आएंगे तो शायद टीम जो है वो थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आए। रिजवान की भी बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है बैटिंग के अंदर भी जब वो आते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ज्यादा असेस कर रहे होते हैं विकेट को, क्योंकि विकेट कीपर एक पूरी आई रखता है कि क्या मामलात हैं, विकेट का कैसे बिहेव कर रही है। लेकिन जब से वो फील्डिंग यूनिट के आए हैं तो कुछ ना कुछ उनके इश्यूज बैटिंग में भी अब आपको नजर आते हैं। तो जो आपका शायद वो एक पूरा जो आपने कोशिश की है कि उसको सर्कल को हम चेंज करें, वो आपको इस वक्त हर्ट कर रहा है पाकिस्तान टीम को। सही है। तो वैसे अभी वाइट वॉश से बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए स्ट्रैटेजी वाइट वॉश जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम आपको 3-0 तो अभी कर चुकी है और आपका बिल्कुल ही मोराल नीचे गिरा हुआ है। कल भी मैं एक पिक्चर देख रहा था, अगर कुछ प्लेयर्स की बात करूं तो उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं होती तो प्रेशर आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार परफॉर्म करूंगा तो वापस आऊंगा या क्या इस वक्त चल रहा था, बहुत सी चीजें चल रही थी। लेकिन आपने कुछ चेंजेस अभी की, आपकी फोर्स चेंजेस तो नहीं है, आपकी मजबूरी भी। अब्बास अफरीदी उनका अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हैं, वो मुझे नहीं पता कि अगले मैच में होंगे, लेकिन आई गेस वो शायद सीरीज से बाहर हो जाए, तो आपको फिर फोर्स चेंज होती है। जमान खान की बहुत जबरदस्त इंक्लूजन अच्छा, वैसे कहा जा रहा था कि केन विलियमसन इंजरी की वजह से इसमें नहीं है तो मामला जो है आसान लगेंगे, लेकिन कहीं पे भी आसान होते हुए दिखाई नहीं दिए। बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बिल्कुल, और शहरबानो हमारी तो दुआ है कि जी हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। दुआई कर सकते हैं, दुआई रह होने गई से बचा लें। अब दुआई कर करके भी हम थक चुके हैं अजीम, लेकिन परफॉर्म नहीं कर इंशाल्लाह पा। उम्मीद रखनी चाहिए, हमें सपोर्ट करते रहना चाहिए। हाँ, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आबो सामने कोलों दे रुस के ना लंग माहिया। ये गाना क्यों गा रहे हैं अजीम हम? ये हम इसलिए गा रहे हैं क्योंकि आपने इससे पहले ये गाना पंजाबी सिंगर को किसी को गाते जरूर सुना होगा, Yes. लेकिन आपको पता है कि आजकल अंग्रेज भी ये पंजाबी गाना गा रहे हैं। ना करें जी बिल्कुल, और एक यूक्रेनी गुलकारा है, वैसे मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। कैमेलिया? कैमेलिया इनका नाम है। इन्होंने हमारे पाकिस्तानी मारूफ सिंगर सार अली बग्गा उनके साथ कोलैब किया है। उन्होंने बड़ा शानदार ये गाना गाया, और हमारी जो नुमाइंदा है लबीबा अरशद, उन्होंने इस सारी पंजाबी इवेंट को कवर सकाफत का बड़ा जबरदस्त ये सॉन्ग है, तो चलें सुन लेते हैं। उत्ते सलेटी रंग माहिया, ये वो पंजाबी गाना है जिसके बगैर हर शादी का फंक्शन जो है वो अधूरा लगता है। और आज यहाँ पर इस गाने का एक रीलोडेड वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसको पाकिस्तान के बहुत ही फेमस सिंगर है, हर दिल की आवाज़ है, साहिर अली बग्गा, उन्होंने गाया है। लेकिन इस गाने की एक ख़ास बात यह है कि इनके साथ इस गाने में उनका साथ किसी पाकिस्तानी गुलकारा ने नहीं दिया, बल्कि यूक्रेन की गुलकारा ने दिया है। सबसे पहले जो साहिर अली बग्गा है उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। ये बताइएगा क्या माइंड में आइडिया आया कि इतने साल पुराना गाना और उसको एक रीलोडेड वर्जन दिया जाए? मैं वैसे भी हमेशा सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करता हूँ। हमारा कल्चर जो पूरी दुनिया में देखा जाए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। और ये आइडिया एक्चुअली मेरा नहीं था, और ये असल में नुमान हैदर हैं जो प्रोड्यूसर हैं सॉन्ग के, और उनका आइडिया था। डॉक्टर ज़हूर हैं, उनका आइडिया था जो प्रोड्यूसर हैं सॉन्ग के, और इरफान सलीम ने इसको कंपोज़ किया, लिरिक्स भी किए हैं, और मुश्तबा अली चौधरी ने इसको म्यूज़िक बनाया। इन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी लगेगी, और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी थी कि यूक्रेन की जो सिंगर है वो पंजाब में करना चाहती मेरे से कोलैबोरेशन, तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी थी कि हमारे पंजाब में उनके साथ कोलैबोरेशन किया, लेकिन उन्हें पंजाबी आती नहीं थी, तो कितना मुश्किल था उन्हें पंजाबी समझाना, पंजाबी समझाना मुश्किल था। ज़ाहिर बात है, हम कोई और ज़ुबान बोलते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो विलिंग थी करने के लिए। इसलिए कोई भी काम जब आपकी दिल जान से नहीं है तो ख्वाहिश हो करने की, तो फिर वो हो जाता है। तो मुझे लिरिक्स भी आपने कुछ चेंज किया, उसमें यूक्रेन का जिक्र भी किया, वो क्या लिरिक्स है, कुछ गा के सुनाएं आप?
नहीं मुझे वो तो याद नहीं है, आपको पता ही है रोज गाते हैं गाने तो भूल जाते हैं। अभी ये गाना हिट होगा तो याद हो जाएगा मुझे। लेकिन अभी क्योंकि इस आज ही गाने के launch दो हुआ है। बोल वही सुन ले, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, अब सामने कोलो दिरस के न लंग माया। ये वो यूक्रेन की गुलकारा है जिन्होंने लट्ठे दी चादर इस अंदाज में गाया है, जिसे सुनकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा इन्हें पंजाबी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान बिल्कुल नहीं आती। कमालिया, हाउ आर यू? Thank you, fine. Very nice. You have sung this song very amazingly. Do you know a little bit of Urdu or Punjabi? Just few words and and that word that I sang, you know. Can you speak a little bit of Urdu or Punjabi? No, just shukriya. Chalo chale. Just few words. Wasn't it difficult for you to memorize a whole Punjabi song? On a situation, you know, and of course with translate. Zahur helped me, my husband helped me about pronunciation and translate How me. many days you took to memorize this song? Oh, I don't know. It's a long time. How was your experience? First of all, learn pronunciation. Then long song during the record. Then after the record, I learned and before the come here. Do you know what Lathe Di Chadar means? Huh? What Lathe Di Chadar means? No, это chadar. Okay, can you sing this song for us? लते दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, अब सामने कोलो दिरुसी के न लंग माया. Very wonderful. You are wearing a Punjabi dress. So, what do you like about Punjab the most? I like culture. I like also clothes. You look very beautiful in Punjabi Very sharara. beautiful clothes, very beautiful dress, and very rich culture. What about our food? You know, I like, but I can't eat a lot because my stomach after shouting. Oh! Which Punjabi dish you like the most, or which Lahori dish you like the most? Nyari, yeah. You like Nihari? Okay, how was your experience to work with Sahir Ali Bagga, or is there any Pakistani artist you want to work in future? It was very nice experience, and so pleasure when work with him. He's nice man, nice people, and Is there any Pakistani singer you admire other than Sahir Ali Bagga? a very nice singer. I have heard. But I don't want to name one. I have heard you are a fan of Nazia Hassan. I have heard you are a fan of Nazia Hassan too. Can you sing 2 lines of her song? Now, सुन मेरे महबूब सुन, मेरे सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ. Very best of luck for your song and it was pleasure meeting you. Thank you so much. कमालिया से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर, लाहौर आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई है। पाकिस्तान के कल्चर, स्पेशली लाहौर के कल्चर ने उन्हें बहुत मुतासिर किया है और वो ये उम्मीद रखती हैं कि वो दोबारा भी पाकिस्तान आएगी और कोलैबोरेशन करेंगी दूसरे पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ। जबरदस्त। अमेजिंग, और बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने पंजाबी जुबान में गाना गाने की कोशिश की कैमेलिया ने। वैसे बड़ा कोशिश अच्छा गाया। हाँ, बड़ा मुझे अच्छा तो गाया बड़ा अच्छा वैसे। लगा और लफ्ज की जो प्रोनाउंसिएशन थी बिल्कुल सही उन्होंने उसको निभाया। और उसके again, साथ साथ मुझे ड्रेस बड़ी अच्छी लगी। ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी और उन्होंने खुद कहा कि मुझे पाकिस्तानी और पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है और इसके साथ साथ उनका खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा स्टमक खराब हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे मिर्च मसाले हाँ। और मोहब्बत बहुत लेकिन शामिल उनको होती है पसंद भी खाने तो में। निहारी आई है और निहारी थोड़ी स्पाइसी होती है बिल्कुल, और ज्यादातर गोरे जो है वो जरा सादा सुदा
खाना खाते हैं, हाँ, मसाले मिर्च मसाले मसाले वाला कम ही नहीं खाते खाते। हैं, तो इस वजह से भी हो जाता है। एनीवेज, तो थैंक्स टू लबीबा कि आपने जाकर ये कवर किया है और बड़ा अच्छा ये आपने कवर किया इवेंट। और ऑब्वियसली हमें पंजाबी कल्चर से बड़ी मोहब्बत है, हमारा कल्चर है, बड़ी इसकी तरवीज के लिए काम और इस करते तरह के रहना हमारे चाहिए। जितने भी पंजाबी सॉन्ग्स हैं उनको मजीद आना चाहिए और आना इसी तरह चाहिए, बिल्कुल। डिफरेंट तो तरीके से हम आना यहाँ पर चाहिए। व्यूवर्स लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे बड़े खास मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं। भंगड़ा भी होगा। ये वैसे मैं अजीम सरप्राइज राना आपको रखने वाला भंगड़ा था, करके लेकिन दिखाएंगे। सरप्राइज खराब कर दिया सारा शहर बानों ने। भंगड़ा होगा अजीम ब्रेक राना के आपको बाद। भंगड़ा करके हाँ दिखाएंगे। जी, एक बिल्कुल। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपने कहीं जाना नहीं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स, और अब हमारा फेवरेट सेगमेंट है सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। और आज बड़े खुसूसी गेस्ट हमारे साथ हैं। बड़ा अहम टॉपिक है, पंजाब की सकाफत पे हम बात करने वाले हैं। पंजाब की धरती जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत इसकी सकाफत भी है। भंगड़ा इसकी तारीखी सकाफत की एक खास पहचान है और पंजाब का नुमाइंदा लोक नाच भंगड़े को माना जाता है। तो व्यूअर्स, पंजाब में खुशी का कोई भी मौका हो, भंगड़ा शादी जरूर ब्याह, बच्चे की पैदाइश हो, कोई जश्न हो, भंगड़े के बगैर ये जश्न अधूरा रहता है। Exactly. और पंजाबियों की खुशी तो भंगड़े के बगैर पूरी नहीं होती। मेरा भंगड़ा बैठे बैठे निकल रहा है। भंगड़ा पंजाबियों की रग रग में बसा हुआ है। तो बस पंजाबियों को भंगड़े का मौका मिलना चाहिए, और अगर ढोल की थाप साथ साथ चल रही हो तो क्या ही बात है शर्मा। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 7 समंदर पार से ऐसी शख्सियत जो आलमी शोहरत याफ्ता फोक डांसर भी हैं, भंगड़े के माहिर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, मुतादिद आलमी डांस मुकाबलों में जज के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। सिख कम्युनिटी से ताल्लुक है इनका। जनाब पलविंदर ठुलेवाल साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ठीक ठाक हो? पाकिस्तान ਕਿੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਟ ਪੱਗ ਦੇ ਬੜੀ ਨਾਲ ਜੱਚ ਪੱਗ ਰਹੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਕੀ ਯੂ। ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਬਨ ਆ ਪੱਗ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੱਚੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਚੇਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਗਾ ਬਾਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟਰਬਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਟਰਬਨ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਟ ਲੀਸਟ 20 to 50 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ 6.5, ਕੁਝ 7 ਮੀਟਰ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਿਆਂ? 5 ਮਿੰਟ, ਬਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਮਿੰਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਕਾਫਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਜਰਨੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਝੂਮਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੈ? ਹਾਂ, ਝੂਮਰ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਡਾਂਸ ਆ, ਝੂਮਰ ਆ, ਲੁੱਡੀ ਆ, ਧਮਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਧਮਾਲ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਂਸ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਦਾ ਝੂਮਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਝੂਮਰ ਹੈਗਾ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਝੂਮਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਝੂਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਝੂਮਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਝੂਮਰ, ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਰੱਖੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1951 ਦੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟੇਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਢੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੁਕਚੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 4, ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਹੀ।
ਤੇ ਨਾਲ 8 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਤਾਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਬੰਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਜਾਂ 5 ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 8 ਬੰਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, 4 ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲੈਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੂਡ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, 2 ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, 10 ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਨਾ 8, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਣਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਉਦਾਂ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨਲੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਫੂਡ? ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਬਣਾ ਖਾਦੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਕੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ, ਕੀਮਾ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਕੀਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਕੀਮਾ, ਆਲੂ ਕੀਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫੂਡ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਬੋਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 12% ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਏ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਬਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੁਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੰਗੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜਾ ਵੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਣ ਵਾਲੀ। ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੋਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂਈ ਉਈ। ਇੱਕ ਫਨੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਨੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ? ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਭੰਗੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਸ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਣਾਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਦੇ ਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭੰਗੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰਿਦਮ ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਰਿਦਮ ਆ ਜਾਂ ਬੇਤਾਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਭੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, मैं इधर माइक सेट कर हल्की हल्की राणा साहब ये ना मोबाइल कह रही हूँ, माइक गिरा हुआ माइक नहीं माइक में सेट कर लेता हूँ। ठीक है चलो जी पलविंदर जी म्यूजिक प्लीज। ਇਹਦੇ ਝੂਮਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਝੂਮਰ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਲੈਫਟ ਕੈਮਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਣਾ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ चलें जी, थोड़ा वॉल्यूम अप कर लो। ऑडियो दे दें हमें थोड़ा भंगड़े वाली थोड़ी बेहतरीन सी स्टूडियो में। पलविंदर साहब सेट हो गए स्टेज पे आके। लगा ना ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 2 3 वाह 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो बड़ा जबरदस्त है। एक दो दोबारा करें। दूसरा चलो अब दूसरा करते हैं 1 2 हाँ ठीक है सीटी नहीं बजी मेरी। वाह 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 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਗੜਾ। ठीक है जी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਭੰਗੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ये स्लो आई एक है ओह क्या बात है। वाह एक्सरसाइज दी एक्सरसाइज ते भंगड़े दा भंगड़ा, क्या बात है, क्या बात। अच्छा वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया जी। आज पलविंदर जी बैठो बैठो कुछ नहीं बात है, पूरी एक्सरसाइज है यार। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਰਸਾइज ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। लेकिन यार ये भंगड़े का मजा आया अभी देखने का। बहुत सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ हमारे तो बॉयज बस ऐसे करके बैठ जाते हैं। अच्छा वैसे दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा था मैं स्टेप्स को कॉपी करूं। वैसे राना ये आपका कोई YouTube चैनल है, वो लगा के बंदा एक्सरसाइज कर ले, पूरी एक्सरसाइज। हाँ इसकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, उसको बोलते हैं लर्न एंड बर्न। लर्न एंड बर्न सीखो भी ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ सर बर्न तो ज्यादा होए हैं ਅਸੀਂ, लर्न ਦਾ पता नहीं, बाकी कोशिश पूरी करेंगे दोबारा सीखने। अजीम राना तो पसीनो पसीनी हो गया। वर्कआउट अच्छा खासा वर्कआउट है भाई, आपको पूरी एनर्जी चाहिए, लेकिन बड़ा बेहतरीन पलविंदर जी, बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद आया। ਜਿੰਨਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮਿੰਟ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੰਗੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा पलविंदर जी बहुत शुक्रिया कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ और ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੇ ਸੇਫ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਜ਼ਬਰਦस्त ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦस्त ਪਲਵਿੰਦਰ ਪੈगाम ਜੀ, दिया ਬਹੁਤ आपने। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ family ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਆਓ। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਓ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ अपनी ਚੰਗਾ family ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਥੈਂक्स फॉर हैविंग मी। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये था जी हमारा पंजाबी भंगड़े के ऊपर खुसूसी सेगमेंट और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मैंने तो बड़ा इंजॉय किया, मैंने शायद बानों बहुत को पता एंजॉय नहीं। किया अच्छा? है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक 17 मस्बत केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान की 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। मगर मौत के इम्कानात इसमें कम हैं। कोविड से बचने के लिए मास्क पहनें, फासला रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हेड ऑफ इमरजेंसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर नासिर राणा साहब सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, यही कोविड का नया वेरिएंट जो भी आजकल चल रहा है, तो इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ, और बिलखसूस कितना खतरनाक हो सकता है? ये जो नया वेरिएंट है ये डिटेक्ट हुआ है कुछ सितंबर अक्टूबर में यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने देखा। असल में जो कोविड है ना, कोविड भी इसी तरह हुआ था कि वेरिएशन इनमें आती रहती है, म्यूटेशन आती रहती है, वायरस अपना थोड़ा थोड़ा शेप चेंज करता रहता है। बिल्कुल। अभी एक और वायरस पहले था जिसको BA87 कहते थे, उसने थोड़ा सा अपनी शेप चेंज किया है, तो वो ये JN1 बन गया, JN1 बन गया। ये सितंबर अक्टूबर में हुआ। उस वक्त तो लेस देन 1% केसेस जो थे ना ओवरऑल जो रिपोर्ट हो रहे थे उनमें ये था, यानी बहुत थोड़े थे। ओवरऑल वैसे केसेस थोड़े रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें भी लेस देन 1% थे। लेकिन अब जाके ये सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अब जाके दिसंबर एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी में अब ये कोई 15 से 20% जो सा है ये वाला वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट है। लेकिन इस वेरिएंट के 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इससे जो मोर्टेलिटी, ये अल्लाह का शुक्र है उस तरह मोर्टेलिटी नहीं है, इस तरह सिवियरिटी नहीं है कि जिस तरह पहले था कि लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा जो पिक्यूलरिटी है वो ये है कि ये ज़रा रैपिडली फैलने वाला है। हाँ, ये तेज से कंटेजियस बहुत है ये। हाँ, ये कंटेजियस बहुत है, एक से दूसरे को तेज से फैलता है। और फिर ये कि ये आपकी इम्यूनिटी को बाईपास कर जाता है कई दफ़ा। अगर किसी में इम्यूनिटी हो पहले इस तरह के वायरसेस के अगेंस्ट, तो उसको ये बाईपास भी कर जाता है। ये इसका आप समझ लें कि एक डेंजरस एस्पेक्ट भी है। लेकिन अच्छा एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा उस तरह तंग नहीं कर रहा। इसमें यह है कि ये थोड़ा सा जैसे पहले था कोविड का, वो सारा चेस्ट को, लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता था। ये आपके GI सिस्टम को, यानी गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह करता है, डायरिया करता है, लोगों को डायरिया होता है, खांसी होती है, कहा जा रहा है जुकाम। कि जो लोग इससे सेहतयाब हो रहे हैं स्टमक के इशू में मुब्तला हो रहे हैं। हाँ, ये नहीं, शुरू में भी जैसे सेहतयाब होने से पहले भी ड्यूरिंग एक्यूट इलनेस भी इससे डायरिया के साथ लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, पेट दर्द के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर खांसी जुकाम होता है, और फिर उसके बाद भी पेट का तो मसला क्या थोड़ा करना बहुत चाहिए रहता इससे है। बचाव के लिए? देखिए, बचाव से तो वायरसेस से बचाव के जो एक जनरल रूल्स हैं वो तो सारे सेम हैं कि अगर किसी एक को घर में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे खांसी जुकाम फ्लू शुरू हो गया तो वो कुछ दिन आइसोलेट हो जाए, छुट्टी कर ले। अब तो मुश्किल ही है ये। हाँ, अब मुश्किल है तो वो मास्क इस्तेमाल करे। अब लोग कह रहे हैं लिव विद कोरोना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लिव विद कोरोना वो तो ठीक है। उसमें यह कि मास्क इस्तेमाल करें, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, और हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें, क्योंकि हाथ से जब हाथ आप लगाते हैं आंखों को, मुंह को लगता है आपके, तो उसमें हाथों को लगते हैं, फिर आप किसी जगह को लगाते हैं, तो केयर तो सेम है। केयर करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। इस तरह मेडिसिन के हवाले से मेडिसिन का एक कह रहे हैं इसमें एंटीबायोटिक मत लें। हाँ, एक तो देखें इसमें भी बेसिकली तो जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन कराई है जी हाँ, उनमें काफ़ी हद तक इसकी प्रोटेक्शन है। क्योंकि एक चीज़ की एक बीमारी आती है ना, जैसे फ्लू का, आपने फ्लू की वैक्सीन लगवाई हो, हाँ जी, फ्लू अपना कोई चेंज भी करे ना वेरिएंट, तो वो वैक्सीन फिर भी काम करती है। 100% नहीं करेगी तो 90 करेगी, 90 नहीं करेगी तो 80 करेगी, 70 करेगी, काम फिर भी करेगी, यानी फ़ायदा फिर भी हो रहा होगा। तो फ़ायदा तो इसमें भी लोगों को बहुत हुआ है। और अभी वैसे इसकी बेस के ऊपर भी वैक्सीन तैयार हो रही है कि अगर एक बूस्टर लगेगी जिसमें ये भी कवर हो जाएगा और पिछले का भी बूस्टर हो जाएगा, यानी डबल फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वायरल है, हम लोगों ने तो काफ़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया इसको। खबर तो नोट ये अभी अनाउंस हुई ना कि कोविड का कोई वेरिएंट है। इससे पहले कोई कह रहा था इन्फ्लुएंजा है, कोई कह रहा था जी स्मॉग की वजह से कोई वायरल है। तो ये कहिएगा कि इस वक्त जब ये आइडेंटिफाई हो चुका कि कोविड की कोई नई स्ट्रेन है, तो हमारे पास ऐसे टेस्ट हैं जो आइडेंटिफाई कर दें कि ये बंदे को कोविड है? हाँ, देखें, नहीं, दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो जहाँ तक वो बात है ना कि ये फ्लू था, इन्फ्लुएंजा था, वो भी है, वो भी है, वो भी है। हाँ जी, वो भी है। और एक और वायरस भी है जो बच्चों में ज़्यादा होता है,
लेकिन फ्लू का जैसे हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में टेस्ट कराते हैं फ्लू के लिए PCR उसी तरह करवाते हैं जैसे नेजोफेरेंक्स के साथ ना बच्चों को जो नमूनिया के साथ आते हैं छोटे बच्चे, उनमें बहुत सारों में इन्फ्लुएंजा टाइप B निकल रहा है और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है RSV जिसको कहते हैं, उसकी एपिडेमिक सर्दियों में सारी दुनिया में होती है। ठीक है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो निकल रहे हैं, RSV निकल रहा है, फिर इन्फ्लुएंजा टाइप B निकल रहा है, सही। फिर उसके बाद अब बच्चों में भी ये वैसे हमारे पास नहीं निकला कोविड का, ये वेरिएंट नहीं निकला, लाहौर में नहीं निकला, हमारे पास नहीं अल्हम्दुलिल्लाह निकला। पहले वाला भी बच्चों में नहीं था। हाँ, बच्चों में डेफिनेटली कम होता है, वो अभी नहीं निकला। और दूसरा ये कि टेस्ट इसका करने का तो वो PCR उसी तरीके से करते हैं, वो कोविड को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अभी डेफिनेटली उसी तरह उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं आई जिस तरह उसकी आ गई थी, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाई हो जाता है। डॉक्टर साहब तो मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हैं, वो सीवेरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ट्रीट करता है खुद से। अगर किसी बंदे को सिम्टम्स आते हैं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करके खुद ही घर में क्वारंटीन कर ले जो करना हो जाए, और कौन सी एहतियाती तदाबीर इनिशियली करे? देखिए, जो एहतियाती तदाबीर है ना और जो उसको केयरफुल होना है, वो अगर उसका जैसे मैंने आपको कहा फ्लू वायरस भी आ रहा है, वो भी इसी तरह कंटेजियस है, वो भी इस तरह तंग करता है लोगों को, खांसी जुकाम जिस्म दर्द बॉडी पेन सिम्टम्स सेम है, सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है, क्योंकि वो जब कोविड शुरू में आया था, ओमिक्रॉन जब कोविड-19 आया था, तो वो लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था। तो अब इसका जो है ये जो वेरिएंट है इसका और फ्लू के जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें मेडिसिन स्वाई इसके रेस्ट करे और पैनाडोल इस्तेमाल कर ले, प्लस ये है कि वो लिक्विड ले, हाइड्रेशन बेहतर रखे, अपनी लेनी चाहिए डॉक्टर साहब, खुराक अच्छी रखे। स्टीम का तो हमेशा इस तरह की कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो ना, कोई भी गले का खराब मसला हो तो स्टीम लेते रहना चाहिए। नेबुलाइजर? हाँ, नहीं, नेबुलाइजर की जरूरत नहीं। स्टीम का ये फायदा होता है कि स्टीम से आपकी जो सेक्रीशंस होती है ना आपकी सांस की नालियों में, लंग्स में, वो थिन आउट हो जाती हैं, निकालने में आसानी होती है, सांस लेने में आसानी होती है। अगर वो सेक्रीशंस आपकी थिक हो जाएं तो फिर आपको निकालने भी मुश्किल होती है, देसी सांस टोटकों का भी बताया गया है कि आप अदरक वाला कहवा पिए, अदरक वाली चाय पिए तो उससे खासा फर्क पड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। हाँ जी, एक तो ये कि वो थोड़ी सी चीज़ें जो सी ना, जैसे ये गरम कहवा, इस सारी कुछ, इससे एक तो स्टीम भी जाती है अंदर, और फिर जब वार्म अप चीज़ें लेते हैं उससे सुकून मिलता है। हाँ, उससे वैसे भी सुकून मिलता है। आपका जो वायरसेस होते हैं वो आम तौर पे फिर उनको भी वो एक कल्चर मीडियम नहीं होता। तीसरा ये कि इन सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये जितनी भी खुराक है, मसाला जात हैं, ये अदरक है, लहसुन है, ये सारों में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके लिए यूज़फुल होती हैं हर लिहाज से। तो मतलब बेसिकली अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना चाहिए, और इनिशियली पब्लिक स्पेसेस पे या ज़्यादा रश वाली जगहों पे जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, और हाथ जो है बाकायदगी से धोते रहें। ये है जो इनिशियली हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। ये करते रहेंगे तो ये इतना ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। और अभी तो मौसम आजकल तो भी है इस तरह, ठंड भी है, स्मॉग भी है, लेकिन हो सकता है 2-3 हफ्तों में ये वेदर चेंजेस आना शुरू हो जाएं, तो उससे फिर फर्क पड़ जाएगा इसको। ठीक है, इसमें बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। जी, थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। अब बात करेंगे बड़े अहम इशू पर। तो आपको कभी सर में जुएं पड़ी अजीम? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता वैसे, शायद बचपन में, क्योंकि सभी को पड़ती है, मैंने सुना है। सबको पड़ती है। तो बचपन में जो है वो बुढ़ापे तक की सूरत हाल की ज़िंदगी तक कभी ना कभी तो आपको जुओं का सामना करना ही पड़ता है। तो जुओं पर कहावतें भी बहुत सारी बन चुकी हुई हैं। वैसे कौन सी कहावत है, बताएं जरा। कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वाह वाह, कान पर जूं, तुम्हारे कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही? वैसे शहर बानो, ये जुएं जो हैं ये कान पर ही क्यों रेंगती हैं, ये नाक पे क्यों नहीं रेंगती? हाँ, ये भी वैसे अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है तो सांस के अंदर जा सकती है। इसका जवाब भी मेरे पास है। क्या? और वो ये जैसे मक्खी नाक पे बैठती कान पे नहीं बैठती। तो सब चीजों ने अपनी अपनी जगह बांटी हुई है। और तो वैसे जुओं का जिक्र सिर्फ कहावतों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अदब की दुनिया में भी जुओं को बुलंद मर्तबा हासिल है। किसी शौरा ने जुओं पर कुछ अशार लिखे हैं, तो वो कुछ अशार ऐसे हैं कि इन बालों में फिक्र फन की जुएं भटकती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं दोबारा इरशाद करता हूँ जी, बल्कि इरशाद करना इनके बालों में। हाँ जी, वो कहते हैं जी कि इनके बालों में फिक्र फन की जुएं भटकती हैं। और फिर सादत हसन मंटो साहब, कौन नहीं जानता, अपने बड़े मशहूर अफसाना निगार, उनका अफसाना है जी अपनी अपनी डफली। उस अफसाने में भी उन्होंने जुओं और लीखों को खास इज्जत बख्शी है। अच्छा। तो हाँ, ये हर खास आम के यहाँ ये जिक्र होता रहा है जुओं का और बंदरों का। खैर अब ये बहुत ज्यादा हो गया, अब जुएं निकालते रहते हैं। हाँ, अब जुएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो इसलिए इनके हल के लिए बात करनी है। बेसिकली जो मासूम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग, ज़्यादातर उनको ये सामना करना पड़ता है कि उनके सर में ये लाइसेस हो जाती हैं, फिर एंटी लाइसेस शैम्पू लगाए जाते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि माएँ जो है परेशान हो जाती हैं, फिर पूरा घर जो है वो जुओं से भर जाता है। तो इस सारे मामले पर, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे पास बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो आपको बताएंगी कि आपने जुओं से कैसे बचना है। हमारे साथ डॉक्टर किंज़ा आफ्ताब, माहिर अमराज़ जल्द,
डॉक्टर साहिबा कैसा लगता है उर्दू में वैसे जो इंट्रो है बहुत माहिर जोर इमरान से में। बहुत खूबसूरत जबान है और इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे एक थोड़ी सी जी। सवाल से पहले मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूं। मैं एक हॉस्पिटल में गया तो वहां पर लिखा हुआ शोभा दंदान। मैं सोच में पड़ के शोभा दंदान क्या होता है? Dentist। बार इस तरह से होती हैं कुछ चीजें। तो डॉक्टर साहिबा सबसे पहले अगेन जो हमारा टॉपिक है जी जुएं, ये क्यों पड़ती हैं? इसकी बुनियादी वजह। अच्छा जी, बुनियादी वजह तो ये है कि ख़ासतौर पे कुछ वेदर्स ऐसे होते जी। हैं जिसमें नमी वाले वेदर्स, और कुछ ऐसे वेदर्स भी होते हैं जिसमें नहाना धोना थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। तो जैसे अभी वाले अभी वाले बिल्कुल सही आपने स्पॉट किया है, ये बिल्कुल अभी वाले वेदर्स हैं। दूसरा ये कि बच्चों में ख़ास क्योंकि सीबम प्रोडक्शन होती है बच्चों की स्कैल्प में, और जब आप एक जगह इकट्ठे रह रहे होते हैं, लाइक हमारी स्कूलिंग में स्कूल में जब बहुत सारे सर इकट्ठे जुड़ते हैं नॉलेज भी बांटते हैं और साथ जुएं भी बांटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि ये कंटेजियस चीज़ है, इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है, तो 30 सेकंड्स लगते हैं एक नेट को एक सर से दूसरे सर में ट्रैवल करते हुए। 30 सेकंड, इसलिए इतना जल्दी इतना कुछ हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए जब एक जगह बहुत सारा क्राउड इकट्ठा होता है, खासतौर पे बच्चों क्योंकि हम स्कूल में या कहीं भी कहाँ कैंपिंग में या जहाँ वहाँ पे जुएं बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, और फिर चूंकि इनकी ब्रीड या इनकी अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है, तो इसलिए ये भी फैलती ही चली जाती है। वैसे डॉक्टर साहिबा ये तो सेइंग भी है, ये तो कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है सर जोड़कर बैठें और किसी मसले का हल निकाल लें। तो सर नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब ज्यादा सर नहीं जोड़ना चाहिए। ज्यादा अच्छा, सर इसका नहीं हल क्या है? कोई मेडिसिन है? वैसे शहर बानो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपका हल जरूर हम जानेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दें अपने व्यूअर्स को कि टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, अपने जो भी मसला है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। और अगर डॉक्टर कंजा हमारे साथ कोई मौजूद किस्सा है आपका वो भी आप शेयर कर सकते हैं जुओं को लेकर। तो नंबर आ रहा है जी टेलीविजन स्क्रीन पर। जी डॉक्टर साहिबा। जी, अभी जैसे आपने बात की है कि एंटीलाइज शैम्पूज आते हैं, लेकिन हम भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत एंटीलाइज शैम्पूज यूज़ करते रहे हैं, लेकिन कोई अफाका नहीं होता। बेसिकली उसमें जो मेडिकेशंस हैं उनकी मिकदार या उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती जो कि इफेक्टिव हो सके, तो उसके लिए हमें मेडिकेशंस की तरफ ही जाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले घर में कुछ टोटके आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप जुओं से बहुत ज़्यादा हद तक छुटकारा पा सकते हैं। उसमें वेट कॉम्बिंग में ये है कि आपने सबसे पहले बच्चे के जो सर है उसको गीला करना है, उसको कोई कंडीशनर, हाँ शावर ले, यानी सिर्फ सर गीला करें और उसमें कंडीशनर अप्लाई कर लें, अच्छा सा कंडीशनर नहीं है तो कोई सरसों का ऑयल स्मूथ कर लें उसको। और उसके बाद उसके ऊपर कॉम, जो कि आपको पता है बारीक कंघी होती है, उसको फेरेंगे। जितनी आपकी लाइव जुएं होंगी वो तो निकल जाएंगी। अब उसमें निट्स रह जाती हैं, निट्स यानी कि जिनको हम लिखें भी कहते हैं, उनको आपने हाथ से ही निकालना है। अंडे भी कहते हैं उनको। बिल्कुल, ये जुओं के बच्चे होते हैं लिखे। सबसे मुश्किल अंडे होते हैं, सबसे मुश्किल लिखे हैं, सबसे वो आपके सर से निकलती ही नहीं until unless आप खुद से नहीं निकालते। जी, अब इसका तरीका ये है कि आपने जो वेट कॉम्बिंग करनी है ना, उसका एक स्केड्यूल आप बना लें, ठीक है। उसमें आपने डे 1, डे 5, डे 9 एंड देन डे 15 पे करनी है। डे 5, डे 9 एंड देन डे 15 पे आप करें वेट कॉम्बिंग। कॉलर है जी समीरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम समीरा, कैसी हैं आप? मैं देख रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा जो है यूनिक आपने टॉपिक आज लिया डिस्कशन के लिए। आमतौर पे इन मौजूआत पे बात नहीं होती। बहुत शुक्रिया समीरा। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरी रूममेट है, मैं हॉस्टलाइज हूँ और उसको बहुत उसके सर में जुएं हैं और उसकी बर्थडे आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि उसको इसी का जो है ना कोई हल निकाल के ना ऐसे कोई गिफ्ट दूं ताकि उसकी जुएं खत्म हो और हमारी जो है ना उससे निजात, क्योंकि बाकी लड़कियों को भी जुएं पड़ जाती हैं। ठीक है बहुत बिल्कुल हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। निजात का जो तरीका है वो आपको बता रहे हैं, आप टीवी देखती रहे। हम डॉक्टर साहिबा से गिफ्ट ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहिबा से क्या गिफ्ट दिया जाना? अच्छा, इसको डॉक्टर साहब को टैबू पे बड़ा बनाया गया है कि जुएं पड़ गई हैं, इंसल्टिंग समझा जाता है। बिल्कुल, ज्यादातर तो ये मासूम बच्चों को पड़ते हैं। मासूम बच्चों को, अब बच्चियों को भी हॉस्टल में, जैसे अभी हॉस्टल की बात हो रही है, अब हॉस्टल में बहुत सारे सर जुड़े हुए होते हैं। हाँ जी। आप बेड, आपके बेड्स तो अलग होते हैं लेकिन रूम तो एक होता है। देखिए, क्लोथिंग से या इस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि जब एक लाइव लाउस नीचे गिर जाता है तो वो 1 डे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता आउटसाइड द स्कैल्प। तो इसलिए खासतौर पे जब इकट्ठे आप बैठे होते हैं ना तो तब ट्रैवल करती है। तो इनको जैसे मैं गिफ्ट तो बहुत सस्ता इन्होंने सिलेक्ट किया है, उसमें इन्होंने बस ये करना है कि इन्होंने परमेथ्रिन 1% एक लोशन लेना है, परमेथ्रिन 1%, और उसको बस इनकी दोस्त से आधा घंटा लगाना है और सारी लाइव लाउस जितनी भी होंगी लाइस उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और वो 50-60 रुपए का बस आता है, परमेथ्रिन के नाम से। परमेथ्रिन 1%। इसमें बहुत सारे कमर्शियल नेम्स के साथ अवेलेबल है, लेकिन ये जेनेरिक नेम है जो कि मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। तो आप इस नाम से लेंगे तो आपको बहुत सारे कमर्शियल नेम्स मिल जाएंगे, वो डिफरेंट नेम्स के साथ आता है। ये कोई केमिकल फार्मूला है जो इसमें केमिकल फार्मूला है जो कि इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर। अच्छा, कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कहते हैं कि आप 15 साल से ऊपर के बच्चे खा सकते हैं। जी, खाने वाली मेडिकेशंस हैं, उसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है। वो किस तरह वर्क करती हैं?
वो भी इसी तरह से वर्क करती हैं कि बेसिकली वो जो उनके मेटाबॉलिक रेट है ना उसको ख़राब कर देती हैं और सांस की नालियाँ बंद कर देती हैं। अच्छा। तो उस सांस बंद होने की वजह से जुओं जो की। जुएँ हैं वो मर जाती है। लेकिन उस पे इतनी रिसर्च हुई है, वो बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट्स लेके आती हैं। अच्छा। जो हम लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं दे आर इक्वली इफेक्टिव। तो क्यों ना हम लगाने वाली दवाइयों पे जाएं जिनके नुकसानात भी नहीं है। तो इसलिए खाने वाली दवाइयाँ ज़्यादा नहीं दी जाती। वैसे डॉक्टर साहब अभी तक हमने सारे सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं जी। तो मैं चाहता हूँ ये भी बताएं कि ये डेंजरस कितनी है, ये डेंजरस होती हैं बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल डेंजरस इस तरह से क्योंकि ये हाइजीनिक प्रॉब्लम है। टैबू इसलिए बनाया गया है कि ये हाइजीनिक प्रॉब्लम है। अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा और सर बिल्कुल जुओं से भर जाएगा तो उसके बाद इन्फेक्शंस आ जाते हैं, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाएंगे। हर वक्त आप ऐसे 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 करते रहेंगे, बिल्कुल एक्जिमा डेवलप हो सकता है। अच्छा। और फोड़े फिंसियाँ जो कि सिर्फ ना सिर्फ आपके स्कैल्प पे बल्कि आपके गर्दन के पीछे और इवन पूरी बॉडी पे भी आपको पता इससे है बाल बॉडी की गिरते जो हैं? अलग होती हैं तो वो भी फैल बाल भी गिरते हैं जुओं से, मेरे ख्याल से बाल नाजुक हो जाते हैं। बाल इस तरह से कि अगर आपको सेकेंडरीली कोई इन्फेक्शन हो गए हैं या आपको एक्जिमास डेवलप हो रहे हैं तो उससे बाल थिन होना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक। सही। तो डॉक्टर साहब कोई डाइट वगैरह भी है, हेल्दी कोई डाइट इस तरह की कि जिससे आप फ्रेश रहें? एक तो हाइजीन तो आपने वैसे मेंटेन रखनी है, तो कोई खाने पीने वाले मामलात भी ऐसे हो सकते हैं जिससे आपकी इसका स्किन जवाब हेल्दी लेंगे रहे? आपसे। हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद हैं महबूब हासिलपुर से। महबूब कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र शहर बनवान, आप बताएं ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। बड़ा बड़ा डिफरेंट नाम रखा है आपने, हर कोई आपको महबूब कह के पुकारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आज तो बात मेरे है। महबूब की कॉल आई है। हाँ। और ये बात ये है कि मेरी भतीजी हैं 4 तो उनके सर में जुए हैं। हमने हर किस्म का इलाज भी किया है, ठीक है, और एंटी लाइट शैम्पू वगैरह भी इस्तेमाल किए हैं, और लेकिन अभी तक जुए नहीं खत्म हो रही है। क्या बच्चे इससे डल भी हो जाते हैं, और ये भी है कि कोई अच्छा सा नुस्खा दे दे ताकि बच्चियों के सर में जुए जो खत्म हो जाए। जी ठीक है, तो मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है महबूब साहब, आप देखते रहिए प्रोग्राम, अभी हल पूछ लेते हैं डॉक्टर बताया साहब भी अभी डॉक्टर साहब ने, दोबारा से पूछ लेते हैं। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, रिपीट करते हैं इसको कि ये परमेथ्रिन 1% है। अगर कमर्शियल नेम की इजाज़त हो तो स्कैब फ्री के नाम से आता है और भी बहुत सारे नामों से आता है। स्कैब फ्री के नाम से आता है। ठीक है। तो उससे क्या करेंगे कि नहाने से आधा घंटा पहले स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, सर के ऊपर लगा के बस थोड़े खेलती रहे बच्ची और उसके बाद सर धो लिया जाए। और कितने साल के बच्चे को ये अप्लाई कर सकते हैं? ये आप 1 ईयर से अबव आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम जो चीज़ें स्किन के ऊपर या स्कैल्प में या सर में अप्लाई करते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन या उनका जज्ब होना इतना ज़्यादा नहीं है कि वो नुकसानदेह हो सके। तो 1 साल के बाद आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इसको दोबारा अप्लाई करना है 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि जो अंडे रह जाते हैं, जैसे हमने बात की लीकों की, जो अंडे रह जाते हैं उन्होंने हैच होना है, उनमें से फिर निकल आनी है। तो उसको किल करने के लिए आपको 1 हफ्ते के बाद री एप्लीकेशन दोबारा लगाना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों को तो ये पड़ती हैं जुएं, अब ये कि जो बड़े लोग हैं अगर उनकी हाइजीन ठीक है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनको दोबारा कभी जिंदगी में बिल्कुल पड़ सकती हैं। जैसे हमने अभी बात की है कि ये बहुत कंटेजियस हैं। अगर आप किसी बच्चे के पास बैठे हुए हैं और उसके सर में है तो वो उड़ के आ जाएगी बिल्कुल, और उसके बाद उसकी अफजाइश शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब ये तक उड़ के आती हैं, ये उड़ के आती हैं बिल्कुल। इनको पर होते हैं कह सकते हैं। क्योंकि मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ट्रांसफर किस तरह से हो जाती है, सर कितना भी करीब बंदा हो इतना तो नहीं जुड़ा होता ना कि वो उड़ जाते हैं बालों में। बॉयज को कम रहती हैं क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं। जी लेकिन फिर भी बॉयज़ में भी हमने होती देखा है, हैं, स्कूल जी। गोइंग बॉयज़ में भी होती हैं, हमारे पास आते हैं ऐसे बच्चे भी जिनके सर में ये तो मसले डॉक्टर साहब बसा ऐसा होता है कि हम जैसे सर्दियों में गर्म पानी से शावर लेते हैं ज़्यादातर, तो वो डैंड्रफ तो होती है गर्म पानी इस्तेमाल करने से, तो उसकी वजह से भी बन सकती हैं ये? जी गर्म पानी से तो नहीं, शैम्पू सर में आने से बनता, लेकिन नमी की वजह से। जैसे आप अगर आपने शैम्पू किया और बाल गीले थे और टोपी पहनी और स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, तो नमी में इनकी अफजाइश बहुत तेजी से होती है। जैसे ह्यूमिडिटी वाला जो वेदर Humidity आता है उसमें ये बहुत ज्यादा हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंजा, आपने बहुत अहम टॉपिक पर हमें बहुत अच्छा नुस्खा बताया और ये यकीनन हमारी जो माएँ घरों में बैठी हैं उनके काम आएंगी। उनकी जो बेटियां हैं वो बहुत मुश्किल होती है और बड़ा बुरा महसूस होता है जब आपके बच्चे को इस तरह मैंने का जो मसाइल अभी तक हम अपनी इस डिस्कशन से सीखा है ना, वो ये कि आपको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए बुनियादी तौर पर। अगर किसी बच्चे में ये मसला है और वो जुए हैं तो आप उसको मतलब वो टैबू ना समझें या उसको शर्माएं ना, बल्कि हाइजीन का ख्याल रखें। और अगेन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है ये। आप हर वीकेंड पे अपने बच्चे को शॉवर देने के बाद वो जैसे वेट कॉम का बताया गया, वेट कॉम करते हैं तो अगर एक आध आ भी जाती है तो वो एक तरह से पूरे सर में गंद नहीं फैलाती।
हाँ जी। तो आप साथ ख्याल रखें, उसके साथ आपको नुस्खे बताए गए हैं, आप जिनको हो गई हैं वो ये नुस्खे अपनाएं, ये मेडिसिन के बारे में बताया, वो मेडिसिन और ये अप्लाई करें। इवेंचुअली चेन रिएक्शन है ना, बच्चा सेहतमंद रहेगा तो स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा तो फूलेगा तो क्या बात है पाकिस्तान मेरी। फलेगा। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, इतनी जबरदस्त बात कैसे कर लेते हैं आप। ये मैं एक और जबरदस्त बात करूं। जी, जी, जी। व्यूअर्स, आज के एपिसोड से सिर्फ इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाँ, हाजिर होंगे नई बिल्कुल। मौजूआत और नई गेस्ट लाइन के साथ। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।